नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कोलकाता कांड में चल रही इंसाफ की लड़ाई को लेकर है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के आज 14 दिन हो गए हैं। रोज सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। उधर सीबीआई की जांच चली ही जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे कोलकाता पुलिस के कारनामों पर से पर्दा उठा। खासकर अदालत ने जीडी एंट्री, केस डायरी और एफआईआर में दर्ज समय और घटना के ब्यौरे को लेकर हैरानी जताई है, क्योंकि घटना का पता चलने से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक घंटों का वक्त गुजर चुका है। बिना केस दर्ज किए पोस्टमार्टम हो गया था। पुलिस ने 14 घंटे बाद घटनास्थल सील किया। ऐसी तमाम गड़बड़ियों का जिक्र आज अदालत में किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा से लेकर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की अनियमितताओं के आरोपों तक का जिक्र हुआ है। अदालत ने जो आदेश दिया है उसमें डॉक्टरों के हॉस्टल से हॉस्पिटल तक सीआईएसएफ की सुरक्षा की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से बैठक करके सुरक्षा और सुविधाओं पर विचार कर लिया जाए। अदालत ने डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने के लिए भी कहा है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी, तब सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है। उधर कोलकाता में आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता कांड के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन और बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि क्या कोलकाता कांड में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने लीपापोती करने की कोशिश की? क्या कोलकाता कांड में पुलिस का रवैया टालमटोल और किसी को बचाने वाला रहा? क्या कोलकाता कांड को लेकर सीबीआई की जांच के घेरे में और भी लोगों के आने का खतरा बढ़ गया है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता कांड में सच और इंसाफ की जंग सड़क से अदालत तक चल रही है। सड़क पर डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की जंग चल रही है, तो अदालत में हुकूमत की बेईमानी और पुलिस की नाकामी के खिलाफ इंसाफ की जंग चल रही है। हालांकि कोलकाता में हुए जघन्य कांड का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया था और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत में केंद्र की ओर से 5 और ममता बनर्जी सरकार की ओर से 21 वकीलों की टीम मौजूद थी। अदालत में सौंपे गए दस्तावेजों और तथ्यों को देखते हुए जब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत कोलकाता पुलिस के कारनामे देखकर हैरान थी, क्योंकि घटना के बारे में 9 अगस्त की सुबह 6 बजे पता चल गया था, लेकिन पुलिस को खबर सुबह 10 बजे मिली। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की बात सुबह 10:10 पर दर्ज की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में रात के 11:30 बज गए। इससे पहले ही शाम में 6:10 से 7:10 के बीच पोस्टमार्टम भी हो गया और सब कुछ हो जाने के बाद रात में 11:30 बजे के बाद घटना स्थल को सील किया गया। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस के जीडी एंट्री, केस डायरी और एफआईआर के दस्तावेजों में दर्ज ब्यौरों और समय का इतना घालमेल था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना मुश्किल हो रहा था। According to your record, the UD was registered at what times? 1:45 p.m. 1:45 p.m. No, that's not true. They're 1:45 p.m. How do we reconcile the two records? Malas, I'll show that to you, Lord. Because we today have a report Malas, but that I'm saying, Malas. which indicates that this is the time. So therefore it's very surprising. Post-mortem precedes registration of UD. No, Malas, this is what I'm told, Malas, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly, Malas. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very dangerous. जस्टिस पारदीवाला के सवालों का जवाब न तो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील दे पा रहे थे और न ही तथ्यों में दिख रहे फर्क का मतलब समझा रहे थे। Who is this assistant superintendent non-medical? Who is this person? Is this assistant superintendent a male or a female? I believe it's a female, but I just make sure.
Female. Her conduct is also very, very doubtful. Why did she act in this manner? अदालत ने एक और अधिकारी को लेकर टिप्पणी की। अदालत में पश्चिम बंगाल पुलिस की हरकतों को लेकर ऐसी टिप्पणियां हुई कि पूरे हत्याकांड के बाद के हालात को लेकर उस पर संगीन सवाल खड़े होते दिखे। उधर सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने भी कहा कि घटना के 5 दिन बाद उन्हें जांच सौंपी गई। तब तक घटना स्थल को नुकसान पहुंचाया गया, कई सबूत मिटाए गए, पीड़िता की मौत हो जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। FIR is registered after cremation at 11:45 night. सूत्रों के मुताबिक अब तक की सीबीआई जांच में पता चला है कि वारदात में संजय रॉय नाम के मुख्य आरोपी की संलिप्तता ही नजर आ रही है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ संजय राय के ही सबूत मिले हैं। हालांकि सीबीआई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है और फॉरेंसिक रिपोर्ट स्वतंत्र एक्सपर्ट को भेजी जा रही है। सीबीआई अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि सबसे पहले शव किसने देखा, इस बात को लेकर भी चश्मदीदों के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। खुद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान भी विरोधाभासी लग रहे हैं। ऐसे में अभी वारदात में एक से अधिक लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मुनीश पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बताते चले, कोलकाता कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, डॉक्टर संदीप घोष को लेकर अदालत पहुंची है सीबीआई। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, हालांकि वो किसी ठोस नतीजे पर अब तक पहुंच नहीं पाई है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगातार पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। वहीं डॉक्टर संदीप घोष को लेकर अदालत पहुंची है सीबीआई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संदीप घोष को सियालदह कोर्ट लेकर सीबीआई गई है। यकीनन पूछताछ के जरिए बहुत सारी जानकारी वो इकट्ठा करना चाहती है। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, जिसकी जानकारी पहले ही निकलकर सामने आई थी। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। इसी वजह से सीबीआई उन्हें लेकर गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कोलकाता कांड की जांच से जुड़ी हुई, क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष को लेकर अदालत, जिस तरह ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है ऋत्विक, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से थोड़ी देर में कुछ देर पहले जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहां से आनंद फानंद में सियालदह कोर्ट, जिसकी दूरी ज्यादा नहीं है, महज 7 किलोमीटर है, सियालदह कोर्ट लाया गया है संदीप घोष को। और उसके अलावा 4 इंटर्न डॉक्टर भी है, जिनसे पूछताछ ये केंद्रीय जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कर रही थी, उन सबको लेकर वहां पर गया है। देखिए, मसला ये समझ में आता है कि सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से जानकारी हमें मिल पा रही है, संदीप घोष यानी पूर्व जो अध्यक्ष है आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, जिसके जो भूमिका पर कई सारे सवाल निशान पैदा हो रहा है, बिल्कुल। अब उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी चल रही है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है। लेकिन क्या इसके अलावा संभवतः हो भी सकता है कि उनका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए भी लेकर गया होगा, ऐसा संभवतः हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है संभवतः ज्यादा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का किया जाएगा। देखिए, जानकारी जो हमें मिल पा रही है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि इसमें संदीप घोष अध्यक्ष की भूमिका पर कई सारे सवाल निशान उठ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार संदिग्ध भूमिका को लेकर ही सवाल है। जल्दी से इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी ऋत्विक। हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कोर्ट के बारे में और ज्यादा विस्तार से दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन ऋत्विक, उसके पहले आपके पास आते हुए, बीते 5-6 दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ हो रही थी। कौन कौन से बयान आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई लेकर पहुंची है, जो जानकारी निकल कर आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तो सवाल था कि इस घटना के बाद वो कब पहुंचा, किस तरीके से उन्होंने जानकारी दी। मुखिया, इस इंस्टीट्यूशन के मुखिया होने के नाते उनकी तमाम जिम्मेवारी रहा। पुलिस को कब इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्यों इतना समय लगा पुलिस को वहां पर पहुंचकर ईओडी केस रजिस्टर करवाने में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो पीड़िता के जो माता पिता है, उन्होंने जो कही है कि जब वो वहां पर पहुंचकर संदीप घोष से
बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया गया था उनके तरफ से। ये गंभीर आरोप है, क्या मसला रहा और इस बीच में क्या कुछ हो गया था, क्योंकि देखिए अध्यक्ष के नाते और सबसे बड़ी सवाल उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो बयान जो विक्टिम परिवार से आया है कि उनको पहले ये कहा गया था कि उनकी बेटी जो है उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरीके की जो बयान है इसका पुष्टिकरण उनसे करवाना पड़ेगा और इससे जिस तरीके से स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है वो बाकी के जो स्टेटमेंट है उनसे मेल नहीं खाती है, ऐसा ही जो है सूत्रों के हवाले से हमें मिल पा रही है और इसी के कारण उन्हें लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ये बड़ी कदम हम मान सकते हैं, उसको शियालदह कोर्ट तक ले जाया गया है। अब देखने वाली बात होती है वहां पर क्या कुछ होता है। बिल्कुल, पूर्व प्रिंसिपल जिसकी भूमिका लगातार संदिग्ध बनी हुई थी, उसको लेकर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई पहुंच चुकी है। आपके पास मैं लौटूंगी, उसके पहले संजय शर्मा सीधे आपका रुख करते हुए, आज अदालत में पुलिस और अस्पताल प्रशासन को लेकर अदालत ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसका लब्बो-लुआब कैसे समझाएंगे? बंगाल पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है कोर्ट के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि जस्टिस पारदीवाला ने कि 30 साल के करियर में मैंने इस तरह की जांच कहीं नहीं देखी है, इतनी लापरवाही भरी जांच, इतने लकुना वाली जांच, जिसमें चीजें स्पष्ट होते हुए भी सरकार किस तरह की दलीलें दे रही है, पुलिस किस तरह की दलीलें दे रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली बार वकीलों की दलील नहीं, बल्कि हमें उस जिम्मेदार अधिकारी से बात करनी है कोलकाता पुलिस के, जिसने ये सारी चीजें कंडक्ट की हैं। उनको क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, क्यों आखिर ये इसके पीछे कारण क्या था, हम वो जानना चाहते हैं। कि आखिर सुबह 5 बजे जिस घटना की जानकारी मिल जाए 5:30 बजे, रात 11:45 बजे जाकर एफआईआर दर्ज हो, वो भी तब जब एफआईआर तब दर्ज होती है जब अंतिम संस्कार हो जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है। उसके बाद इस पर कपिल सिब्बल जो राज्य सरकार की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कई बार कहा कि उनके पास मिनट्स टू मिनट्स है, वो टाइम लाइन शेयर करना चाहते हैं कोर्ट के साथ, लेकिन वो टाइम लाइन कई बार लगा कि उनको भारी पड़ गई, क्योंकि उस टाइम लाइन को देखकर ही जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आपकी टाइमलाइन तो ये बता रही है, तो आखिर मुश्किल क्या थी, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले तो पीड़ित लड़की के माता पिता ने ही मना किया था कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं करनी। कोर्ट ने कहा लेकिन कानून का काम क्या है, कानून का काम है कोई वारदात हो जाती है, पुलिस को उसकी सूचना देनी होती है ताकि वो जांच करे। बिल्कुल, आपको अगर लग रहा था कि अननेचुरल डेथ नहीं है तो आपने फिर उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया। कई ऐसे सवाल पूछे जिससे सरकार घिरती हुई नजर आई, पुलिस घिरती हुई नजर आई। तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट उस पे संतुष्ट नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, अगली सुनवाई 5 सितंबर को एक जिम्मेदार अधिकारी कोलकाता पुलिस का यहाँ पर आना चाहिए और वो उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, हम उसके तह तक जाना चाहते हैं। आज एक बार को तो ऐसा लगा चित्रा कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ट्रायल कोर्ट में मामले चलते हैं, ट्रायल कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किए और उसमें टाइमलाइन को लेकर जो तमाम चीजों पर, यानी कोर्ट उसके तह तक जाना चाहता था कि राज्य सरकार जो कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी लीपापोती है, इन तमाम चीजों की ओर जाना चाहता था। कोर्ट ने डॉक्टरों से भी कहा, आज की सुनवाई की बड़ी उपलब्धि यही लगती है कि कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट तमाम इंतजाम कर रहा है और करवा रहा है। हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह डॉक्टरों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कोर्ट प्रतिबद्ध है और कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वो बैठक करें 1 हफ्ते में और उनसे पूछें कि आखिर क्या क्या उनकी सलाह क्या है, कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के आराम के लिए, उनके और बाकी अन्य सुविधाओं को लेकर, उनके वॉशरूम, उनके रेस्ट रूम, इन तमाम चीजों को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं वो करें। और 1 हफ्ते के अंदर ये मीटिंग में जो भी तय होगा उस पर अमल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। में सब कुछ चकाचक और बढ़िया होना चाहिए। डॉक्टरों से भी कोर्ट ने कहा कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो आपको फिर काम पर चले जाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित मानवता आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, और धीरे धीरे करके अब कई जगहों से हड़ताल वापस लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जी संजय शर्मा आपका, ऋतिक मंडल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन डॉक्टर्स के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। जिस तरह की लड़ाई उन लोगों की ओर से लड़ी गई और उससे भी बड़ी लड़ाई अभी पीड़िता के परिवार वाले लड़ रहे हैं, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस हुई है उसने बंगाल पुलिस को लेकर बहुतेरे सवालों को जन्म दिया है। इसी मसले को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। लॉकेट चैटर्जी
बनर्जी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के और आप लोकसभा की पूर्व सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। सुभ्राष्टा, आप ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लॉकेट जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी, आप लोग खुद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट के भीतर जिस तरह की सुनवाई हो रही है उससे इंसाफ की उम्मीद जगती है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बीजेपी के ऊपर इस मसले को लेकर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही हैं। लॉकेट जी, देखिए, इतना दिन हो गया है, हमारा एक ही मुद्दा है, वी वांट जस्टिस। लेकिन हम लोग बार बार देख रहे हैं, ममता बनर्जी खुद उस दिन जो रास्ते में ऊपर आए थे और उन्होंने भी फांसी मांगा, और उन्होंने पहले मंच से घोषणा की कि ये बाम राम का खेल है। राजनीति ममता बनर्जी लेके आया, और हम लोग जो एक्चुअल मुद्दा है उससे हम लोग को घुमाने का कोशिश चल रहा है। और हम लोग देखे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कपिल सिब्बल कांग्रेस से और टीएमसी एक साथ होके, इंडिया गठबंधन एक साथ होके, अगर विचार किसी को ना मिले, जस्टिस ना मिले, इसके कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल पुलिस को बचाने के लिए, तृणमूल सरकार को बचाने के लिए ये लोग, कांग्रेस, टीएमसी, सब लोग एक साथ हो गया है। और बहुत शर्म की बात है कि इतना दिन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस के ऊपर भी बहुत ही नाराज है, डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने बहुत सारा सबूत जो था उसको मिटाने का कोशिश किया, और सीबीआई को जो उचित तथ्य उसको देने का था वो भी नहीं दिया। सीबीआई ने भी इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ठीक है, लेकिन टीएमसी भी सवाल कर रही है कि सीबीआई की जांच अब तक कहां तक पहुंची है। इस सवाल का जवाब लेकर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तौसीफ अहमद खान जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के भीतर बंगाल पुलिस की जिस तरह से फजीहत हो रही है, शर्म तो आती होगी। इतना बड़ा ये मामला, और शुरुआत में ही कह दिया गया कि वाम और राम का काम है और उन लोगों की ओर से अस्पताल के भीतर हमला किया गया है। पुलिस की क्या भूमिका रही है, उसको लेकर आज अदालत ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे क्या सबक मिला है तौसीफ अहमद खान साहब ममता बनर्जी की सरकार को? आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज आप उसको अनम्यूट कर लें। चित्रा जी, देखिए, यहाँ पे दो मुद्दा है। एक कि पीड़िता के फैमिली को, पीड़ित जो विक्टिम थी, उनको इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ की मांग एक तरफ है, और इंसाफ का तकाजा यह है कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसको जो है फांसी में चढ़ाया जाए। फांसी में चढ़ाए जाने के लिए ममता बनर्जी के पास में, जब ये कोलकाता पुलिस के पास में जब ये इन्वेस्टिगेशन था, ममता बनर्जी ने कह दिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को डाल के ट्रायल कंप्लीट करके फांसी की सजा दे दी जाए। अभी ये मामला इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास में है, तो क्या सीबीआई कोर्ट में जाएगा? सीबीआई का जो कन्विक्शन है वो बहुत ही कम है, सीबीआई की कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, और सीबीआई की कोर्ट में मामला जो है झुलाया जाता है। तो पहली बात ये कि कैसे इस इंसाफ को, अभी लॉकेट चैटर्जी ने अभी भी कहा वी वांट जस्टिस, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर रही कि वी वांट जस्टिस का मतलब क्या है, वो बता नहीं रही कि जस्टिस क्या है। जस्टिस ये नहीं है कि ममता बनर्जी को सड़क में उतर के गाली दो, जस्टिस ये नहीं है कि ममता बनर्जी को गोली मार देने की मांग करो, जस्टिस ये नहीं है कि ममता बनर्जी को सरकार से हटा दो। कौन गोली मार देने की मांग कर रहा है? चित्रा जी, 4 दिन पहले का मामला है। कोलकाता पुलिस ने एक लेडी को अरेस्ट भी किया, उन्होंने बाजाब्ता खुलेआम कह दिया कि ममता बनर्जी को गोली मार दिया जाए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी को गोली मारा गया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग इस तरह के बयान, बिल्कुल आप उसको पकड़ के लेकर जाइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्या बीजेपी से उसका संबंध है, आप ये कहना चाह रहे हैं तौसीफ खान जी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो माहौल को बदला जा रहा है, असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि कुछ लोगों ने ममता बनर्जी को गोली मारने का काम कर दिया। आज सवाल है कि हम इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि सबसे पहले सीबीआई ये बताए कि शांतनु रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस को ने जिसको अरेस्ट किया था, उसके अलावा क्या और लोग इन्वॉल्व हैं तो कौन है, उसे सीबीआई ने अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि शांतनु रॉय जिसको ऑलरेडी गिरफ्तार है, जिसके खिलाफ
पुलिस के पास में सबूत थे और सबूत आज कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को दे दिया। आपने उसको लेकर के क्या कार्रवाई की है? ट्रायल कब स्टार्ट करेंगे? क्या यह फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा? क्या सीबीआई कोर्ट में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फांसी कब दिया जाएगा? तो सीबीआई को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से निर्देशित किया जाएगा तौसीफ अहमद खान जी, लेकिन राज्य सरकार की जो भूमिका रही, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है आपको एकदम ध्यान से सुनना चाहिए और इस पे शर्म भी करनी चाहिए कि कितना गंभीर ये मामला। नहीं, आप सुनिए, आपने नहीं सुना है। सुप्रीम कोर्ट की आप टिप्पणी सुनिए। सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात को 11:45 पर एफआईआर क्यों हुआ? इसका मतलब समझते हैं आप? मामले को कितना टालमटोल करने की कोशिश की गई और यहां पर किसको बचाने की कोशिश की गई। दूसरी सुनिए, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने के पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? 30 सालों में, जब खुद जज ये बोले सुप्रीम कोर्ट के कि 30 सालों में मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा है, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एक के बाद एक टिप्पणी जो उन्होंने की है, आप लोगों को समझ में आती है ये बातें? तौसीफ अहमद खान जी। चित्रा जी, ये सारे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाए, ये बहुत ही लाजिब सवाल है, बहुत ही वाजिब सवाल है, और यही सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पूछे गए थे और इसका जवाब कोलकाता पुलिस के बिहाफ में स्टेट के एडवोकेट जो प्रेजेंट थे उन्होंने जवाब दिया। आवर बाय आवर, हर एक घंटा का डिटेल बाय डिटेल, कैसे सारा दिन में क्या हुआ। देखिए, जब ये अननेचुरल डेथ का जो केस रजिस्टर हुआ उसका वजह यह था कि कॉलेज हॉस्पिटल अथॉरिटीज की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं किया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूं कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज को कंप्लेन करना चाहिए था, नहीं हुआ। तो जब अननेचुरल डेथ का केस स्टार्ट हुआ, जब तक के पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको एफआईआर रेप एंड मर्डर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। रेप एंड मर्डर में कन्वर्ट हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में, और ये सब बातें अदालत में क्यों नहीं कही गई? अदालत की ओर से जब इतनी टिप्पणी की जा रही थी, अदालत ने तो बुलाया भी है कि अब अगली बार से एक समझदार और जिम्मेदार अधिकारी लेकर पहुंचेगा। कपिल सिब्बल से ये बातें कही गई हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं काउंसिल की सबमिशन को नहीं सुनूंगा। मैं पुलिस ऑफिसर को उन्होंने बुलाया है कि एक आला अफसर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाइए, काउंसिल के मुंह से ये बात नहीं सुनूंगा। मैं कोलकाता पुलिस का आला अफसर से लॉकेट चैटर्जी कुछ कहना चाहिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये तौसीफ जी बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी, ये लोग भी चाहते हैं कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वन जस्टिस। आप बताइए कि अगर पोस्टमार्टम अननेचुरल डेथ दर्ज करने से पहले अगर पोस्टमार्टम हो जाते हैं तो आप लोग अगर कैसे जस्टिस देंगे? आप लोग जो टाइम बता रहे हैं, रात में वो घटना घटी और 11 के बाद इसका एफआईआर दर्ज हुआ, उसके पहले पोस्टमार्टम हो गया, जल्दी आप लोग ये डेड बॉडी को जला दिया, तो आप जस्टिस मांग रहे हैं, तो जस्टिस कैसे देंगे? आप लोग तो जस्टिस को रोक दिया है। ममता बनर्जी ने खुद जस्टिस को रोक दिया है, पूरा सिस्टम को। उस टाइम में अगर ठीक ठाक से सब कुछ हो जाता तो जस्टिस तो रोकता नहीं। एक जगह में, एक साइड में आप लोग ऐसा किया कि पोस्टमार्टम से पहले आप लोग अननेचुरल डेथ दर्ज होने से पहले आप लोग पोस्टमार्टम बोल दिया, पोस्टमार्टम कर दिया है। उसके बाद आप लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया, आप लोग बोल रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। जस्टिस का तो पूरा आप लोग खेल खत्म ही कर दिया, और अभी बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं आपका सरकार कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। तौसीफ जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। नहीं मिलेगा तौसीफ जी, डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ खड़े हैं, उनको भरोसा नहीं है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी हम सब ने देखा कैसे पुलिस वालों से ले ली गई है। ये पुलिस वालों के ऊपर बंगाल को लेकर कितना बड़ा धब्बा है। और इसी के साथ ही साथ अब तो दुर्गा पूजा भी करीब आ रहा है। जो कमेटियां वहां की बैठी हुई हैं, जो बड़े बड़े पंडाल लगाती हैं, दुर्गा माता की प्रतिमा लगाती हैं, उनको सरकार की ओर से जो पैसे दिए जा रहे हैं, कई कमेटियों ने वो पैसे वापस कर दिए हैं। आप लोगों को समझ में आ रही हैं ये सारी चीजें? तौसीफ खान साहब। चित्रा जी, आज सवाल आप ये वाजिब है कि कोलकाता पुलिस को कुछ जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और वो अफसर वहां जाकर के देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे जो लॉकेट चैटर्जी, जो वो खुद भी एक महिला और पूर्व एमपी भी रह चुकी है, अब महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है दूसरी तरफ, ये क्यों सवाल उठाती है? ममता बनर्जी जब कहती है कि जब इंसाफ दो और फांसी दो, तो ये उनको ड्रामा कहती है। एक महिला हो करके क्या ये ऐसी बात कह सकती है? मतलब बीजेपी अगर जो है तो वो सच है, अब बीजेपी के अलावा सारे लोग झूठ है, क्या ये बातें मानी जा सकती है? अगर सीबीआई आपके हाथ में है, सीबीआई बीजेपी के हाथ में है, आप पकड़िए, आप अरेस्ट करिए हर वो डॉक्टर, हर वो पुलिस ऑफिसर,
हर वो नेता जिसने इस केस में कोई भी गंडगोल किया है, मैं डिमांड करता हूं, खुद ममता बनर्जी डिमांड करती है कि सीबीआई के हाथ में केस है, तो आप घटना प्लीज के अरेस्ट 5 दिन कीजिए, के आप बाद प्लीज सीबीआई को सबूत मामला लाइए। सौंपा गया। उसके पहले हमने देखा किस तरह से अस्पताल पर भीड़ पूरी वहां पर जाती है और हमले करके तोड़फोड़ करती है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। सवाल तो कई है ना, आगे आने वाले वक्त में उसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन अब विवेक श्रीवास्तव जी और शुभ्रास्ता आपका रुख करते हुए, विवेक जी, सबसे पहले राम और वाम को जिम्मेदार बताया था जिस तरह का हमला हुआ था हॉस्पिटल के ऊपर ममता बनर्जी ने, लेकिन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी से क्या समझ में आता है? देखिए, हम लोगों ने, हमारी एक पॉलिटिकल लड़ाई है तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी की सरकार के साथ, तो पॉलिटिकल लेवल पे हम कर रहे हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन यह है कि पहला मकसद चैनल्स का, एंकर्स का, मीडिया का, पॉलिटिकल पार्टीज का, एनजीओ का, सिविल राइट्स ग्रुप्स का, कोर्ट का, सीबीआई का क्या है? हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि विक्टिम को न्याय मिले, अक्यूज पकड़े जाएं, अरेस्ट हों और उनको सजा मिले। हमने भरपूर लड़ाई लड़ी है तृणमूल के साथ। पहले ही दिन मोहम्मद सलीम वहां पे उतर गए फील्ड में, वृंदा करात थी, सारे लेफ्ट के सीनियर कॉमरेड्स थे। हम लोग गए अस्पताल के बाहर धरना दिया और वहां से शाम बाजार तक मार्च निकाला। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी, उसको निकाला गया, उसको पढ़ा गया, उसमें लिखा था मल्टीपल वुंड्स ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। तो इसका अर्थ निकला कि साहब एक नहीं कई अक्यूज होंगे। इसमें हमने हल्ला मचाया। हमारे कर्मचारी यूनियन जो मेडिकल कॉलेजेस में है, सबने समर्थन दिया। बहुत से डॉक्टर एसोसिएशन वामपंथ से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ थे। लड़ाई भरपूर लड़ी गई है। उसके बाद अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी जो इस वक्त जो चिंता का एक विषय है वो ये भी है कि ममता बनर्जी की सरकार को तो घेरे, लेकिन द सीबीआई एफिशिएंटली, हमें ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड पे काम करना चाहिए केंद्र सरकार के अंडर है, काम नहीं कर रही है। 8-9 दिन हो चुके हैं, अभी कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं है। और जैसा कि सही कहा गया कि कन्विक्शन रेट ऑफ सीबीआई इन वेरियस केसेस अक्रॉस द नेशन वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो हम बेशक हल्ला मचाते रहे ममता बनर्जी के खिलाफ अब, लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीबीआई। तो वो जल्द से जल्द एक तरीके से राय दे, ये जरूरी है। अब घेरने को तो मैं लॉकेट चटर्जी से 50 सवाल पूछ सकता हूं महिला उत्पीड़न पे, मैं योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो टिप्पणी हुई है उस पर बात कर लेते हैं ना विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, आप बीजेपी से योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ लीजिएगा जिस दिन आपको मौका मिलेगा। लेकिन अभी तो हम चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर किया है उस पर डिबेट करने बैठे हैं ना सर विवेक श्रीवास्तव जी। अच्छी बात है। हाँ, हम उसी पे डिबेट कर रहे हैं, मैडम, और इसीलिए मैंने आपको कहा। तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री कौन से डिबेट में लेकर आप आ गए? नहीं, मैं कहां लेकर के आया हूं अभी? आपको समझ नहीं आ रही मैं डिबेट में क्या बोल रहा हूं? अरे आपकी बातें समझ में आ रही है ना। मैं पूछ रही हूं सुप्रीम कोर्ट में आज जो टिप्पणी हुई है पुलिस के खिलाफ। इफ यू वांट मी टू गेट द इश्यूज आई विल गेट देम। हाँ, नहीं, मेरे ऊपर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी। थोड़ा टोन डाउन रख के बात कर लेंगे क्योंकि एक महिला के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, एंकर के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। टोन डाउन करके हम बात कर सकते हैं, मुझे लग रहा है बेवजह आप मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। जी, आप अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही हैं, मैं कह रहा हूं आई कैन डाइवर्ट द टॉक टुवर्ड्स बीजेपी, आई कैन डाइवर्ट द टॉक टुवर्ड्स योगी आदित्यनाथ। आप फिर मुझे के ऊपर एक उंगली उठा रही हैं, तो मेरे पास क्या विकल्प रह जाता है जरा बताइए आप। मैंने तो नहीं लॉकेट चटर्जी को घेरा। आज ये बिल्कुल जो है एक मॉरल अपर ग्राउंड पे खड़ी होकर के हम सबके खिलाफ बोलेंगी, लेफ्ट के खिलाफ भी बोलेंगी लॉकेट चटर्जी। तृणमूल को तो घेरी नहीं है। मेरा आपसे सवाल था, आपको सवाल समझ में नहीं आया। फिर भी यही कह रहा हूं विवेक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल था कि आज देश की सर्वोच्च अदालत में जिस तरह की टिप्पणी हुई है पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर, उससे क्या बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? जी, केस डायरी, जीडी एंट्री, तमाम तरह की बातें हुई हमें बड़ा क्लियर है कि एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि पुलिस जो है उसने वो काम नहीं करा जो उसको करना चाहिए था। 3-4 चीजों पे पुलिस फेल हुई है। सबसे पहली चीज, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सिस्टम वाज नॉट इन प्लेस। नंबर 2, जब डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे थे पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। नंबर 3, एक बहुत बड़ा क्राउड अंदर चला गया और उसने जाकर के सीसीटीवी कैमरास और सर्वर्स को तोड़ा। ये सारी बातें हम हर डिबेट में कहते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस एक बायस तरीके से अंडर प्रेशर एक्ट कर रही थी और तृणमूल कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। नहीं, कहानी यहाँ से तो शुरू होगी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आपने बताया कि लगातार हम इसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं।
14वां इसके पीछे 13वां का- दिन है। इसी हाँ, मैं विषय बता देता पर हूं। सुप्रीम कोर्ट में मैं भी बता इसी देता विषय हूं पर उसका डिबेट कारण हो रही क्या है। इससे इतना डिबेट नहीं हाँ। हो रही है, इस बात को समझना होगा। मुझे लगता मैं है इसी शुभ्रास्ता के- को मैं- लेकर आते हैं। मैं हो गई आपकी नहीं, बात, बिल्कुल ठीक। मैं तो अगले इसका- सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। शुभ्रास्ता, आपके पास आते हुए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है और लेफ्ट के नेता ने जो पॉइंट रेज किए हैं यहां पर, क्या समझ में आता है इससे? कितनी बड़ी चूक पश्चिम बंगाल की पुलिस की यहां पर दिखाई दे रही है? जी चित्रा जी, 2-3 बातें हमें समझना जरूरी है। पहली चीज कि जो मुख्य आरोपी है, उस आरोपी को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी स्कीम आई, क्या उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक मेडिकल वॉलंटियर अगर इतनी बड़ी बर्बरता कर जाता है और ममता बनर्जी सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए उतर रही हैं, तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके अपने जो पर्सनल्स हैं, क्या वो उनके कंट्रोल में नहीं है? बार बार तौसीफ जी कह रहे हैं ममता बनर्जी भी न्याय की डिमांड कर रही है। किनसे न्याय की डिमांड कर रही हैं? हॉस्पिटल आपके अंडर, लॉ एंड ऑर्डर आपका, घटनाक्रम के बाद 4 घंटे के बाद जो शव है वो मृतक के माँ पिता को मिलता है, तो आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? आप किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? ये बात एक आम जनता को समझ में नहीं आ रही। ये बात ठीक है कि अब मामला सीबीआई के पास है। अगर विवेक जी को लगता है कि सीबीआई धीरे काम कर रही है, इन सभी इश्यूज पे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल सवाल ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस पर है, उससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है? और हम कैसे इस बात पे चर्चा करने से कतरा सकते हैं? आज जो न्यायालय में हुआ, उसको लेकर के बंगाल के हर एक सत्ताधारी नेता को, उनके प्रवक्ताओं को अपना सर शर्म से नीचे झुकाकर लोगों के सामने विनम्रता से बात करनी चाहिए थी। बजाय उसके वो अभी भी ममता कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी सरकार और अपने नेताओं को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये चित्रा जी, ये घटना निर्भया 2.0 है। जस्ट बिकॉज हमारा जो नैरेटिव है ऑपोजिशन की तरफ से, वो इतना स्ट्रांग है कि वो इस घटना को अभी भी दूसरी घटनाओं से कंपेयर करके वो ले जाते हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। हम लोगों को भूलना नहीं होगा, खास करके आम लोगों को ये भूलना नहीं होगा कि आज दिल्ली के अंदर भी, आज मैं हॉस्पिटल से होकर के आई हूं, दिल्ली के अंदर भी डॉक्टरों में दहशत है। एक मेडिकल प्रोफेशनल जो कि ऑन ड्यूटी थी, बिल्कुल, जो सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए गई थी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद, वो मेडिकल प्रोफेशनल जो अपने माँ बाप को कह रही है, और ये आपके के मीडिया हाउस के रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रही हूँ चित्रा जी, जो अपने माँ बाप को कह रही है कि मुझे डर है कि डॉक्टर संदीप घोष कहीं मुझे फेल ना कर दें। जो गोल्ड मेडल की अधिकारी है, वो अपने आप को मानती है कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूं और मैं गोल्ड मेडल तक जीत सकती हूँ। ऐसी स्टूडेंट का इस तरीके से डेथ होना कई बहुत बड़ी साजिशों का परिचायक है, जिसपे हम चर्चा करने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, आज तौसीफ जी यहाँ बैठकर किसी की भी दुहाई दे दें, न्याय की दुहाई दे दें, पर्सनल लेवल पर वो भले ही बरी हो सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोलकाता पुलिस, ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं ममता बनर्जी दोषी हैं और रहेंगे। बहुत सारे सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं, मैं उसका जवाब लूंगी तौसीफ जी से, लेकिन उसके पहले माता पिता का आपने जिक्र किया। आज तक ने, इंडिया टुडे ने उनसे बातचीत की है। माता पिता का ऐसा दर्द है जो जीवन भर उनको सालता रहेगा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद क्या बंद रही है? हमने जब उनसे सवाल पूछा, क्या जवाब मिला, सुनिए। আমরা বিচার চাইছি, কে সিবিআই, কে কি আমরা কিছুই জানি না। আমার মেয়ের সঙ্গে যে নারকীয় কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি চাইছি এবং খুব তাড়াতাড়ি চাইছি যে তারা যেন দ্রুত সাজা পায়। আজকে 14 দিন হয়ে গেল, কোনো রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস ওই পর্যন্তই তো দেখতে পাচ্ছি। তারপরে যে এই যে প্রক্রিয়ার যে কোনো রেজাল্ট আমরা এখনো পাইনি। এই যে সঞ্জয় রায়, কখনো মেয়ের মুখে শুনেছেন তার কথা আগে? না, তার এরকম কোনো কথা বলতে এমনিতেই কোনো বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা জানতামই না। আর কলেজ ডিপার্টমেন্টকে তো আমরা প্রথম থেকেই দায়ী করে আসছি, এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তারা কলেজের ভেতরেরই যে লোকজন, আমাদের ধারণা কি, কারণ বাইরে থেকে কেউ উড়ে এসে এই কাজটা করেনি। সঞ্জয় যদি করে থাকে তাকে কেউ নিয়োগ করা হয়েছে। এতক্ষণ ধরে কোনো কথা প্রিন্সিপাল তো এসে বলেনি যে এর জন্য আমি দুঃখিত বা চেষ্টা করছি দেখি কি করা যায়। কোনো আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের সঙ্গে কলেজ থেকে এখনো যোগাযোগ। তো আমাকে সবকিছু বলতো, উনি নাকি টাকা নিয়ে ফেল করিয়ে দেন এবং মেয়ে বাবাকে বলতো, বাপি আমি যে ওখানে আছি এটা কাউকে বলবে না, কাউকে ভর্তি করিয়ে দিতে আমি পারবো না, তাহলে আমাকে ফেল করিয়ে দেবে।
এগুলো মেয়ে বলেছে। সমস্যা তৈরি হতো কলেজে, সেই জন্যই হয়তো চাপে থাকতো আর কি, এইসব তো চাপ ছিল। আমরা তো গিয়ে ফার্স্ট আগে মেয়েটাকে দেখবো এই অবস্থা তো ভাবতে পারিনি। আমি বারবার পুলিশকে মানে বলেছি আমাদের মেয়েটাকে দেখতে দিন, দেখতে দেয়নি। মেয়ের মুখটা কাছ থেকে দেখতে পারেননি? পরে দেখতে পরে পেরেছি, 4 ঘন্টা পরে দেখছি। 4 ঘন্টা পরে দেখতে পেরেছি, কিন্তু যখন একদম বাড়িতে এসে ঘরে নিয়ে গেছি তারপরেই মেয়ের মুখটা দেখতে পেরেছি। তার আগে শান্ত হবে। কোথাও কি একটা তাড়াহুড়ো ছিল সবকিছু দহন করার জন্য একটা তাড়াহুড়ো ছিল। সেদিন খুব তাড়াহুড়া ছিল ওদের, খুব তাড়াহুড়া। আর বেশি কথা আপনাদের সঙ্গে বলবো না, শুধু একটাই কথা বলবো, সামনের লড়াইটা খুব কষ্টের। আরো না, এবং ও বুঝতে পারেনি সেদিন। ও খুব হাসি খুশি ছিল। 11টা 15-তে যখন আমাকে ফোন করেছে খুব হাসি খুশি ছিল। মা, আমাদের খাবার এসে গেছে, আমরা খেয়ে নেব, তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বাবাকে ওষুধ দিও, ঘুমিয়ে পড়ো। এবং অন্যদিন পরে ফোন করে, সেদিন আর ফোন করেনি পরে। এবং আমি বুঝতেও পারিনি হয়তো আমার মেয়েটা ঘুমের মধ্যে কত মা মা বলে চিৎকার করেছে, সেই কানটা আমার কানেও এসে পৌঁছায়নি। আমার মেয়েটা চলে গেছে। প্রতিটা অটোওয়ালা আজকে শোকাহত হয়ে গেছে ওর মানে অনুপস্থিতিতে। এমনকি অনেকে এখানে যিনি বই বিক্রি করে, দুধ বিক্রি করে, তারাও বলছে বই কাকু, দুধ কাকু এগুলো বলে আমাদের আর কেউ ডাকবে না। আমি আপনাদের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই। আমি এক সন্তানহারা মা, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, তারা আমার সন্তানের মতো। আমি একটা সন্তান হারিয়ে কোটি কোটি সন্তান পেয়ে গেছি। তারা যেন আমি যতদিন বিচার না পাই আমার পাশে থাকে এবং তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই, ভালোবাসা জানাই। এমনকি বাড়ি থেকে আমি একটা টিফিন বানিয়ে দিলে ওটা ওরা সবাই মিলে ভাগ করে খেয়েই ফেলতো। এটা আমাকে বলতো, মা তাদের মধ্যেই কেউ মানে এখন তো দেখতে পাচ্ছি যে তাদের মধ্যেও কেউ থাকতে পারে এই সমস্ত ঘটনা, আরো কি ঘটনা। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, माँ बाप की पीड़ा आपने सुन ली, इंसाफ का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच सियालदा कोर्ट से संदीप घोष को लेकर निकली है सीबीआई। आपको बता दें, संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग वहां पर की गई है सीबीआई की ओर से। संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स को कोर्ट ले जाया गया था, जहां पर मृतका के साथ आखिरी बार जिन लोगों ने डिनर किया था, सीबीआई कोर्ट में पॉलीग्राफी की अर्जी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान की अर्जी को लेकर सीबीआई पहुंची हुई थी। पॉलीग्राफी में जज और जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है उनका भी कंसेंट लेना होता है। संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी मामला कोर्ट में है, जिस पर कल फैसला होना है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा था कई महत्वपूर्ण गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कलकत्ता हाई कोर्ट से इसी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। उसका कहना है कि इसके कार्यकाल के दौरान कई वित्तीय गड़बड़ी भी हुई है और भी कई गंभीर आरोप इस पूर्व प्रिंसिपल पर लगे हुए हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को टारगेट करके परेशान करना, रैगिंग करना, फीमेल स्टूडेंट और अस्पताल की महिला कर्मियों को टारगेट करके उनका उत्पीड़न करना, कई गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है ये प्रिंसिपल जो पूर्व प्रिंसिपल है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, क्या जानकारी मिल रही है? पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लेकर गई हुई थी सीबीआई, इजाजत लेने के लिए कब किया जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त शियालदा एसीजेएम कोर्ट में जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रहा है, संदीप घोष और 4 स्टूडेंट्स जो कहा जा रहा है उस दिन, उस रात जिस रात घटना घटी थी, उससे पहले पीड़िता के साथ डिनर कर रही थी, इन सबको ले जाया गया है। उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना है और उसके साथ साथ सीबीआई चाहती है कि संदीप घोष का भी एक पॉलीग्राफ टेस्ट हो और यही कारण है कि एक पिटीशन दर्ज किया गया है, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज किया गया है, अगर कोर्ट इजाजत देती है तब, और अगर संदीप घोष भी मानते हैं तब जाके उनका एक पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ संदीप घोष का और जो 4 स्टूडेंट्स थे, इंटर्न्स थे, जो उस रात पीड़िता के साथ थे, लास्ट उनके साथ समय बिताए थे, उनका बयान जो है उसको रिकॉर्ड करवाना है और नए कानून के तहत, बीएनएस के तहत, और उसके लिए भी जो अर्जी है शियालदा कोर्ट में की गई है और यही कारण है इन सबको इस वक्त शियालदा कोर्ट लेके गया। इंद्रजीत, संदीप घोष को लेकर कई डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम की ओर से उसकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई थी। किस तरह के आरोप इस पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर लग रहे हैं और कैसे इसकी पूरी की पूरी भूमिका संदेह के घेरे में है इस मामले में भी? देखिए, संदीप घोष
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है। और ये जो घटना है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रेमाइसिस में हुआ है, सेमिनार हॉल में हुआ है। यही कारण है कि उनका एक मॉरल एथिकल ऑब्लिगेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। उन्हीं पर यह सवाल पूछा जाता है कि किस तरह का सिक्योरिटी अपरेटस वहां पे था कि एक सिविक वॉलंटियर बाहर से आके सेमिनार रूम में इस तरह का घटना, इस तरह का कांड वो कर सकता है। यही कारण है कि आज जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सीधा कह दिया है कि जो क्राइम सीन है उसको टैंपर किया गया है, तो संदीप घोष चूंकि उस पूरे एरिया के कस्टोडियन है, अब उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है सीबीआई की ओर से। और यही कारण है कि उनके बयान में और जो पेरेंट्स है, जो पीड़िता के पेरेंट्स है, उन दोनों के बयान में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस दिखा है और सीबीआई चाहती है पॉलीग्राफ टेस्ट करके। एक और बड़ी खबर आ रही है इंद्रजीत, एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। महिला अपराध के खिलाफ कानून बनाने की मांग उनकी ओर से की गई है। इसके पहले आपको बताते चले, कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्या मामले में वो सड़क पर प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, पैदल मार्च कर चुकी हैं। एंटी रेप कानून बनाने की मांग उनकी ओर से की गई है। अभिषेक बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं और महिला अपराध के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रही हैं। ममता ने सख्त एंटी रेप कानून बनाने की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महिला अत्याचार पर ये चिट्ठी लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग कर रही है ममता बनर्जी। लॉकेट चैटर्जी जी, क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? मतलब और क्या क्या हम लोग देखेंगे, क्या क्या हम लोग देखेंगे। 2011 से सरकार आई है, 12 साल हो गया, 14 साल हो गया है। कितने सारा पार्क स्ट्रीट कांड हुआ था, कामदुनी हुआ था, काकद्वीप हुआ था, जलपाईगुड़ी, बीरभूम, बहुत सारा हुआ था। कल भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, बीरभूम नानूर में घटना घटी है। उनके हाथ पे कानून है। अगर खुद का बंगाल में वो सजा विचार नहीं दे सकते हैं, अभी वो लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। इतने सालों से सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद भी सरकारी वकील ने लड़के बेकसूर खलास कर देते हैं। किसी का अभी तक सजा नहीं होते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला के लिए उनको विचार करना चाहिए था, शास्ति देना चाहिए था। आज जो नौटंकी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेज रहे हैं, शर्म होना चाहिए उनको शर्म होना चाहिए। और कितना हम लोगों को देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हम लोग, पश्चिम बंगाल से हम लोग का जन्म हुआ है, बंगाल में मैं बेटी हूँ, इसलिए बहुत बहुत शर्म आते हैं। अभी हम मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, जब बोलते हैं मैं खुद प्रधानमंत्री बनूंगी। जो खुद प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं वो सजा नहीं दे पाया, अभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सब नौटंकी देश कितना देखेगा। तौसीफ अहमद खान जी, वो कह रही हैं ममता बनर्जी नौटंकी क्यों कर रही हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये फेस सेविंग की कोशिश है? जब बुरी तरह इस मामले में ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बनी, लगातार उनका पॉलिटिकल इस मामले में हम लोग देख रहे हैं, उनका करियर सीएम बनने के बाद से ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में वो बुरी तरह से घिर गई हैं। इस वजह से फेस सेविंग के लिए, चेहरा बचाने के लिए अब ये दांव चल दो कि नरेंद्र मोदी अब एक कानून लेकर आए। चित्रा जी, देखिए, ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल करियर जनता के साथ जुड़ा रहा है। जनता के सामने उनका जिंदगी खुली किताब की तरह रहा है। तो ना तो उन्हें कुछ छुपाना है और ना ही वो कोई फेस सेविंग की उनको कोई जरूरत है। वो सारी बातें सीधी सीधी करती हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इल्जाम ये लगाया गया कि कोलकाता पुलिस कुछ छुपा रही है, गैंग रेप का मामला है, केवल एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सीमेंट को लेकर के भी बात उठी कि भाई 150 ग्राम सीमेंट। उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सोशल मीडिया की बातें जो हैं ना, उस पे भरोसा ना कीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है जब इनके तरफ से काउंसिल ने कहा कि 150 ग्राम सीमेंट। तो देखिए, अब तक 9 दिन हो गए, अब तक सीबीआई के तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गैंगरेप का मामला है, कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर इन्वॉल्व होते तो सवाल ये उठता कि अगर मान लेते हैं कि इन्वॉल्व है, ये गैंगरेप है, तो अब सीबीआई किसे बचा रही है? सीबीआई क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है? किसे बचा रही है सीबीआई? अब तक तो ये क्लैरिटी सीबीआई नहीं दे रही है। भाई, आपने संजय रॉय को इतने दिन से अरेस्ट करके रखा, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं किया? 2 दिन पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, उस दिन वो कोर्ट में आके बोलते हैं हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सवाल ये उठता है कि जो आज उनके पेरेंट्स ने, आपके चैनल में इंटरव्यू में आपने देखा कि उनके पेरेंट्स ने क्या कहा। उनके माता पिता ने कहा, जो पीड़िता है उनके माता पिता ने कहा
कि सीबीआई हो, कोलकाता पुलिस हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि इनसे सजा कब मिलेगी, कोशिश की, किसी बड़े को बचाने की कोशिश की, वो भी तो सुन लेते तौसीफ खान साहब। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तौसीफ जी कह रहे हैं, शुभ्राष्टा जी, कि सीबीआई क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रही है, इतने दिनों से जांच कर रही है। हाँ जी चित्रा जी, सवाल अगर सिर्फ सवाल ही उठाने हैं तो बहुत सारे और भी सवाल उठ सकते हैं। अगर इसमें राजनीति करनी है तौसीफ जी को, तो एक राजनीतिक एंगल मैं भी दे देती हूँ। कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता हैं? इंडिया अलायंस के नेता है ना। तो क्या इंडिया, विवेक जी कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता आरोपी का पक्ष लेकर के खड़े हैं अदालत में, तो राजनीति कभी बंद नहीं होगी। मैंने आप ही के यहाँ दूसरे शो में कहा था कि जिस दिन सीबीआई के पास केस जाएगा, जिस भी दिन सीबीआई के पास, जी वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर जनता सवाल उठाएगी कि वो कैसे केसेस ले रहे हैं। और पार्टी का इसमें एक इंडिया अलायंस की तरफ से एक स्पष्टीकरण आना चाहिए था कि 2 कपिल सिब्बल हमारे यहाँ के नेता हैं, लेकिन मैं उनको, वो मुझे एक और एक इंफॉर्मेशन देना है चित्रा जी, मुझे और एक इंफॉर्मेशन देना है कि टीएमसी का सरकार में टीएमसी का पूर्व सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, टीएमसी का पूर्व सांसद, उसको उन्होंने आरजीकर रेप के बारे में आवाज उठाया था, इसलिए उसको सोशल मीडिया में धमकी दिया गया था। टीएमसी का पूर्व सांसद आवाज उठाया था, धमकी दिया गया था। क्या अगर टीएमसी का पूर्व सांसद सुरक्षित नहीं है तो ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाया? बोले विवेक श्रीवास्तव जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी जल्दी से। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। हम बिल्कुल जी, देखिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और मेरे ख्याल से चिट्ठी लिखना उनका अधिकार है मुख्यमंत्री के रूप में, इसमें कोई बुराई नहीं है। केंद्र सरकार इस पर विचार करे, सारी अपोजिशन पार्टीज को बुला करके ऑल पार्टी मीटिंग करे, कानून जरूर बनना चाहिए, इसमें राजनीति ना हो कि क्यों चिट्ठी लिखी, कब लिखी, किसने लिखी। दूसरी बात, ममता बनर्जी को हम जरूर घेरेंगे, तृणमूल कांग्रेस को जरूर घेरेंगे। और सबसे बड़ा जो संदिग्ध बात है, क्या उस अस्पताल के अंदर कुछ ऑर्गन ट्रेडिंग, मेडिकल इक्विपमेंट जो खराब हो जाते हैं उनकी सेलिंग या अन्य तरह की चीजें, डेड बॉडीज को बेचना, इस तरह के काम के भी एलिगेशंस आ रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और ये इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है कि सीबीआई इतना समय लगा रहा है। कुछ प्रेशर। विवेक श्रीवास्तव जी, जो बातें आपने कही हैं उस पर मैं टिप्पणी करूं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। एम्स भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर ली है। आपको बता दें कि सीजीआई ने आज इस बात की अपील की कि डॉक्टर्स काम पर लौट जाएं। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मुझे ईमेल मिला है जिसमें इस बारे में डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर होता है। 36 से लेकर 42 घंटे 46 घंटे तक उनको काम करना होता है और इसी वजह से हम उनके साथ खड़े हैं। सीजीआई के आज के इस आश्वासन के बाद अब धीरे धीरे करके जहां जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी वह वापस आने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच देश के भीतर से आवाज उठती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस बिटिया ने तो खूब पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर भी बन गई, लेकिन रेप के बाद उसकी मौत और उसकी मौत पर जिस तरह की सियासत चल रही है इस देश के भीतर, वो कतई ठीक नहीं है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और एक ऐसी नजीर बने ये पूरा का पूरा मामला, ताकि दोबारा इस तरह का सलूक बर्ताव किसी दूसरी बेटी के साथ नहीं हो। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।